गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने वाटर के फ्लो के बारे में पढ़ा था कि कैसे मूल रोम से यानी कि रूट हेयर से आपका जो वाटर है वो जाइलम तक पहुंचता है। तो मूल रोम से जाइलम तक का जो प्रवाह था उसे हमने पार्श्व प्रवाह कहा था और इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। एक बार पुनः से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। हमने कहा था जी जल का जो पार्श्व प्रवाह है वो 3 मार्गों से हो सकता है। पहला था एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट मार्ग, दूसरा था सिम्प्लास्ट मार्ग और तीसरा था रसधानीय मार्ग। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, इसे जस्ट मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ कि देखिए जब आपका जो पानी का जो जल का जो प्रवाह है अगर कोशिका भित्ति से होके जाता है, निर्जीव भाग से होके जाता है, तो इसे हमने क्या कहा था, एपोप्लास्ट मार्ग। यानी कि यहाँ पे जो जल का प्रवाह है वो निर्जीव भाग से हो रहा था और मुख्यतः क्या था कि हमने बात की किसी से सबसे पहले बाह्य त्वचा, मूल रोम की बाह्य त्वचा में जल प्रवेश करता है, वहाँ से वलकुट वाले भाग में जाते हैं और वलकुट वाले भाग की जो सबसे अंतिम जो स्टेज थी वो कैसी थी, कैस्पेरियन पट्टिका। जब आपने प्लांट की एनाटॉमी देखी थी लास्ट 11th क्लास में तो हम यहाँ से बात कर चुके थे प्लांट की आंतरिक संरचना के बारे में। सबसे पहले बाह्य त्वचा आता है, फिर वलकुट आता है, वलकुट के बाद जब अंतःत्वचा की बात करते हैं हम तो वहाँ पे क्या होता है, कैस्पेरियन पट्टिका। तो बाह्य त्वचा से लेकर के कैस्पेरियन पट्टिका तक जो जल का प्रवाह है वो कौन से मार्ग से होता है, एपोप्लास्ट मार्ग से। सबसे सिंपल प्रकार है ये और प्लांट सबसे ज़्यादा इसी पाथवे को सपोर्ट करता है, इसी मार्ग को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो कैस्पेरियन पट्टिका है, इन कैस्पेरियन पट्टिका पे किसका जमाव हो जाता है, सुबेरिन का। और यह सुबेरिन जल के लिए कैसा होता है, अपारगम्य। कैसा होता है, अपारगम्य। अतः जल के प्रवाह के लिए जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं हैं उसमें कहीं कहीं पे क्या पाई जाती है, मार्ग कोशिकाएं। कहीं कहीं पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे मार्ग कोशिकाएं। और इन्हीं मार्ग कोशिकाओं से होकर जल का क्या होता है, अब आगे प्रवाह होता है। और यहाँ पे कौन सा मार्ग काम में आता है, सिम्प्लास्ट मार्ग। कौन सा मार्ग काम में आएगा, सिम्प्लास्ट। तो जनरली जो सिम्प्लास्ट मार्ग है वो केवल कैस्पेरियन पट्टिकाओं से जल के प्रवाह के लिए काम में लिया जाता है क्योंकि सिम्प्लास्ट मार्ग में किससे होता है, जल का गमन परासरण की सहायता से। और परासरण में क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करने में, जबकि विसरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो एपोप्लास्ट मार्ग में तो किसकी सहायता से होता है, विसरण की सहायता से, क्योंकि जो आपकी कोशिका भित्ति है ये कोशिका भित्ति क्या है, पारगम्य। और हम बात कर चुके थे कि जो परासरण है उसके लिए कैसी कोशिका भित्ति होनी, कैसी संरचना होनी चाहिए, आवश्यक कैसी संरचना है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्लियर है। तो यहाँ पे तो विसरण की सहायता से होता है, जबकि सिम्प्लास्ट में कैसा हो जाएगा, परासरण की सहायता से होता है। यदि रसधानी से होके जाता है, यदि रिक्तिका से जल उगी जाता है तो इसे क्या बोल देंगे हम, रसधानीय पथ कह देते हैं। आज हम पढ़ेंगे रसारोहण यानी कि असेंट ऑफ सेप। तो चलिए असेंट ऑफ सेप यानी कि रसारोहण के पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो हम हमारे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो क्या है, रसारोहण यानी कि असेंट ऑफ सेप। किस तरीके से जो मूल रोम से जल कहाँ तक पहुँच गया था, अपना पार्श्व प्रवाह के द्वारा जाइलम तक। अब मूल के जाइलम से ये आपके पास पूरा प्लांट है, क्लियर है। इस प्लांट में मूल रोम की सहायता से जल का पार्श्व प्रवाह हुआ और कहाँ तक पहुँच गया, वो प्लांट के जाइलम तक, जाइलम कोशिका तक पहुँच गया। हमें पता है कि जो जाइलम है यही जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों का प्रवाह करने में या जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। हमने कहा कि पादप में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक तो होता है जाइलम और सेकंड होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कैसे है, पादप के संवहन ऊतक। फ्लोएम तो क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करने का काम करता है, जबकि जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों के परिवहन में सहायता करता है। तो जल कहाँ से अवशोषित हो रहा है, जड़ से। तो जल का जो संवहन होता है वो सदैव कहाँ से होता है, आपका नीचे से ऊपर की ओर। जनरली कैसा होता है, हमेशा कैसा होगा, नीचे से ऊपर की ओर। यानी कि जड़ों के जाइलम से लेकर के जल कहाँ तक जा रहा है, जो आपके वायवीय भाग का शीर्ष भाग है, वायवीय जो भाग है उसका जो शीर्ष है, जो अपेक्स है, वहाँ तक जो जल का प्रवाह है उसे हम क्या कह देंगे, रसारोहण। आरोहण यानी चढ़ना, आरोहण का मतलब क्या होता है, झड़ना। तो जल का नीचे से लेकर के ऊपर तक जो चढ़ने की प्रक्रिया है उसे हमने क्या बोल दिया, रसारोहण। तो क्या हुआ रसारोहण की परिभाषा, मृदा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पादप के शीर्ष भाग तक व अन्य अंगों तक पहुंचता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रसारोहण यानी कि
जल का छड़ना या जल का प्रवाह। तो क्या हुआ परिभाषा, मृदा के मूल रोम से अवशोषित जल का पादप के शीर्ष भाग तक स्थानांतरण को रसारोहण कहा जाता है। रसारोहण कहा जाता है। क्लियर है इतना कि क्या हुआ, मूल रोम था, मूल रोम ने जल को अवशोषित किया, यहाँ से लेकर के इसका पार्श्व प्रवाह हुआ और कहाँ तक पहुँचा दिया, जाइलम तक। जब हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम हमने बात की थी जटिल ऊतक है। कैसा है जाइलम, जटिल ऊतक। इसमें वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे सम्मिलित है। क्लियर है, इसमें वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक एवं जाइलम रेशे सम्मिलित है। तो मुख्य रूप से जो जल का प्रवाह है वो किसकी सहायता से होता है, वाहिनिका एवं वाहिका की सहायता से जल का प्रवाह होता है। तो पौधों में जो जल का स्थानांतरण है वो मुख्य रूप से जाइलम से होता है और जाइलम में भी किसकी सहायता से होगा, वाहिका एवं वाहिनिका की सहायता से होता है। अब देखिए, जल नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जबकि हमको पता है सामान्यतः जो वस्तु है या जो तरल है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। किसकी सहायता, किसके कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। किसकी सहायता से जाता है, गुरुत्वीय बल से। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो स्थिति है वो क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, भूमि की ओर। लेकिन जो जल है हमारा वो इस गुरुत्वीय बल के कैसे जाता है, विपरीत। रसारोहण में जो जल की जो गति है, जो जल का गति की दिशा है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। तो देखिए, इस प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत गति करने के लिए कौन सा ऐसा बल है जो रसारोहण के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक दाब सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या वास्तव में ही जाइलम के द्वारा जल का प्रवाह होता है। इसे हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। जाइलम क्या होता है, सबसे जो केंद्रीय भाग है मज्जा, उसके समीप सबसे अंदर क्या होता है, जाइलम। और जाइलम के बाहर की तरफ जो कोशिका स्थित होती है वो कौन सी कोशिकाएं होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं होती है। जाइलम कहाँ होता है, आपके केंद्रीय भाग में होता है। केंद्रीय भाग में जनरली मज्जा होती है, लेकिन मज्जा समय के साथ नष्ट होती जाती है, पित्त, और उसका स्थान कौन ले लेता है, जाइलम। तो देखते हैं हम कि जाइलम के द्वारा रसारोहण किस प्रकार से होता है। देखिए, हमें पता है रसारोहण का मार्ग किसकी सहायता से होता है, जाइलम की सहायता से। इसको हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करते हैं कि जो रसारोहण है वो जाइलम की कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है। इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, बाल्सम एक प्लांट है, इस बाल्सम जाति का एक छोटा पादप लेंगे और इस छोटे पादप की जड़ों क्या कर देंगे, आप काट देंगे। क्लियर है, यानी कि मूल को काट दिया आपने। तो क्या किया, हमने एक बीकर या हमने एक वाटर बोतल ली, कांच की एक बोतल ली, इस कांच की बोतल में हमने क्या किया, इसमें जल भरा हुआ है। इसमें जो जल है, इस जल में हमने क्या डाल रखा है, सैफ्रेनिन। इस जल में हमने क्या, जो जल का घोल है इसमें क्या डाल रखा है, सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन क्या है, एक लाल रंग का रंजक है। इसे हम हमारी प्रयोगशाला में भी काम में लेते हैं कोशिकाओं को रंगने के लिए। तो क्या करता है ये, एक रंजक है, डाई है, कलर है, कौन सा कलर देगा ये, लाल रंग। तो अभी जो जल का घोल है वो कैसे रंग का हो गया, लाल रंग का। इस लाल रंग के पानी की बोतल में हमने क्या किया, बाल्सम पादप का एक प्लांट इसमें आपने लगा दिया। क्लियर है, इसके पास लीव्स वगैरह है। तो देखिए, इसको प्रायोगिक रूप से दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक कांच की बोतल ली, आप कोई बीकर ले सकते हैं। इस बीकर में हमने क्या किया, जल भर दिया। इस बीकर में क्या कर दिया, हमने जल भर दिया, लेकिन ये सामान्य जल नहीं है। इस जल में हमने क्या मिला दिया है, सैफ्रेनिन। इस जल में क्या मिला दिया हमने,
सेफ्रेनिन। यह सेफ्रेनिन क्या हुआ, आपका एक लाल रंग का वर्णक था जो कि क्या करा, उसने आपके जल को लाल रंग प्रदान कर दिया। क्लियर है। अब ये जो आपका बीकर है, इसमें आपने क्या कर दिया, बॉल्सम का प्लांट लगा दिया। इस बॉल्सम के पादप में देखिए क्या है आपके, जब आप इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, जल का प्रवाह होगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो कोशिकाएं जल का प्रवाह करेंगी उन कोशिकाओं में हमें लाल रंग का सेफ्रेनिन वर्णक मिलेगा। क्लियर है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, जो पत्तियां हैं, पत्तियों की जो शिराएं हैं, उसमें आपको लाल रंग का वर्णक सेफ्रेनिन दिखाई देने लगेगा। अब आप इस प्लांट की जो तना है, इस तने की टीएस काटेंगे और टीएस काट के जब आप इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में जो जाइलम वाला भाग है, वो जाइलम की जो कोशिकाएं हैं, वहिकाएं, वाहिनिकाएं, ये आपको कैसी दिखाई देने लगेगी, लाल गुलाबी रंग के, उस पर वर्णक दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, एक बाल्सम पादप लिया, इसको हमने क्या किया, सेफ्रेनिन के विलयन में डुबो कर रख दिया। क्लियर है। कुछ समय के बाद हमने देखा जो इसकी पत्तियां थी, इसकी शिराएं कैसे हुई थी, लाल रंग की हमें दिखाई देने लग गई थी। जब आप इसे सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो आपको लाल रंग केवल कहाँ दिखाई देगा, जाइलम की कोशिकाओं में दिखाई देने लगेगा। यह प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं। हमारे पास जो सफ़ेद वाला, व्हाइट वाला सदाबहार का जो प्लांट है, उस सदाबहार के प्लांट को क्या कीजिए, आप लाल रंग के विलयन में, आपके पास सेफ्रेनिन नहीं है तो आप रेड इंक काम में ले सकते हैं। उस इंक को डाल करके आप कुछ समय के लिए रख दीजिए, तो आप देखेंगे जो सदाबहार में जो व्हाइट फूल आता है, फूल कैसे होंगे, उसमें फ्लावर व्हाइट कलर के फ्लावर होंगे, ये आपको थोड़े से पिंकिश कलर में दिखाई देने लग जाएंगे। यानी कि जो आपका जल का प्रवाह हो रहा है जाइलम की सहायता से हो रहा है, और चूंकि ये जो जल है आपका ये कैसा है, पिंक कलर का, तो जो फ्लावर है उसमें भी आपको हल्की सी पिंक कलर की आभा दिखाई देगी। तो यह रसारोहण के मार्ग को दिखा रहा है कि जाइलम के द्वारा ही रसारोहण होता है, और रसारोहण के कारण ही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के या गुरुत्वीय बल के विपरीत, गुरुत्वीय बल के विपरीत जल का प्रवाह होता है। अब इस ऊंचाई तक जल के चढ़ने के लिए हमारे पास कितने सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत दिए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। रसारोहण की क्रियाविधि। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रसारोहण की क्रियाविधि या रसारोहण के सिद्धांत, कि रसारोहण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। इसके संदर्भ में 3 सिद्धांत दिए गए हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, जिसमें पहला सिद्धांत है जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इसमें दिया गया है मूल दाब का सिद्धांत। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो सिद्धांत है भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत। यह भौतिक बल सिद्धांत ही क्या है, यहाँ पे रसारोहण के मामले में रसारोहण के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत को भौतिक बल सिद्धांत या डिक्सन एवं जॉली का सिद्धांत, डिक्सन एवं जॉली का सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए रसारोहण की क्रियाविधि के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कौन सिद्धांत है, भौतिक दाब सिद्धांत या डिक्सन एवं जॉली का सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव सिद्धांत है। इसके अलावा जैव बल का सिद्धांत और मूल दाब का सिद्धांत भी दिया गया है, लेकिन सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, भौतिक बल सिद्धांत। तो आज हम जैव बल सिद्धांत के बारे में और मूल दाब सिद्धांत के बारे में देखते हैं। भौतिक बल सिद्धांत या डिक्सन जॉली का सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव सिद्धांत के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए जैव बल सिद्धांत क्या कह रहा है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। जो पहला सिद्धांत है जैव बल सिद्धांत, ये क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव का मतलब क्या है कि जो जीवित कोशिकाओं में जो जैव बल है, जैव बल सिद्धांत क्या कह रहा है, जीवित कोशिकाओं का बल
जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न बल क्या करता है आपका, उत्पन्न बल कह दीजिए, तनाव कह दीजिए। क्लियर है कि जो जीवित कोशिकाओं में जो तनाव उत्पन्न होता है, जीवित कोशिकाओं में जो दाब उत्पन्न होता है या जो बल उत्पन्न होता है, यही किसके लिए उत्पन्न, किसी के लिए जिम्मेदार है, किसके लिए उत्तरदायी है, रसारोहण के लिए क्या है ये उत्तरदायी है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि गोडलेवस्की ने कहा है कि जीवित कोशिकाओं में जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कि जीवित कोशिकाओं में जो परासरण दाब में परिवर्तन हो रहे हैं, यही इसी परासरण दाब में परिवर्तन ही क्या है, रसारोहण के लिए उत्तरदायी है। तो गोडलेवस्की वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जीवित कोशिकाओं में परासरण दाब में परिवर्तन, देखिए इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो देखते हैं इसके बारे में, बस थोड़ा सा देखेंगे कि गोडलेवस्की ने क्या कहा कि परासरण दाब में जो परिवर्तन है, यही परिवर्तन क्या कर रहे हैं कि रसारोहण के लिए जिम्मेदार है। जबकि सर जेसी बॉस, इन जेसी बॉस ने क्या किया, इन्होंने बताया एक टेलीग्राफ प्लांट होता है, इस टेलीग्राफ, कौन से प्लांट के ऊपर काम किया था इन्होंने, टेलीग्राफ। इस टेलीग्राफ पादप के ऊपर काम करके इन्होंने बताया कि जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, स्पंदन होता है, लयबद्ध स्पंदन। जेसी बॉस ने क्या किया, टेलीग्राफ नामक प्लांट के ऊपर काम किया और बताया कि जीवित कोशिकाओं में क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं इनमें कंटिन्यू रिदम या लयबद्ध क्या होता है, स्पंदन होता है, जिसके कारण ही क्या होता है, रसारोहण। तो इस सिद्धांत को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। इसके बाद कौन सा सिद्धांत आया था, मूल दाब का सिद्धांत। तो मूल दाब का सिद्धांत देखते हैं। जैबल सिद्धांत में क्या कहा, जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न बल या दाब भी क्या होता है, रसारोहण के लिए जिम्मेदार होता है। गोडलेवस्की ने कहा कि शायद वो परासरण दाब हो सकता है, जबकि जेसी बॉस ने क्या कहा कि लयबद्ध जो स्पंदन है यही क्या है, आपके रसारोहण के लिए जिम्मेदार है। फिर सिद्धांत आया था मूल दाब का सिद्धांत। हम मूल दाब के बारे में बात कर चुके थे। यही मूल दाब जल के सक्रिय अवशोषण में भी सहायक था। तो यह जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत में क्या कहा गया कि जो मूल की जो दाब है, देखिए मूल दाब सिद्धांत क्या कह रहा है, इसके बारे में देखते हैं। मूल दाब सिद्धांत कहता है कि जैसे ही जड़ों द्वारा जल अवशोषित किया जाता है, जड़ की जो मूल रोम है ये क्या करेंगी, जल अवशोषित करती है। यह जो जल का अवशोषण हुआ है, ये अवशोषित किया गया जल क्या करेगा, समीपवर्ती कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। पार्श्व प्रवाह के द्वारा कहाँ गया, वो समीपवर्ती कोशिकाओं में गया। जैसे ही जल समीपवर्ती कोशिकाओं में जाता है तो कोशिका के आयतन में वृद्धि होती है। जीव द्रव्य की जब जल जाएगा तो जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी, और जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी तो जीव द्रव्य का आयतन बढ़ेगा, और जैसे ही जीव द्रव्य का आयतन बढ़ेगा तो कोशिका क्या होने लग जाएगी, आपकी फूलने लग जाएगी, टर्जित अवस्था में आ जाएगी। यानी कि अब कोशिका के ऊपर कौन सा दाब लगने लग गया, स्फीत दाब। कौन सा दाब लगने लग गया, टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीत दाब। कोई भी कोशिका अपने आकार में परिवर्तन नहीं चाहती, तो कोशिका अपनी दाब या तनाव की स्थिति में नहीं रहना चाहती, वो क्या चाहती है, सामान्य स्थिति में आना चाहती है। क्लियर है। तो जैसे ही वो अतिरिक्त जल को अपनी कोशिका से बाहर निकालेगी तो वो दूसरी कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से जल क्या करता है, पहुंचता पहुंचता वाहिकाओं तक पहुंच जाता है, जाइलम की वाहिकाओं तक पहुंच जाता है। तो स्फीत दाब के कारण जो एक दाब लगता है कोशिकाओं पे, इसी को हमने क्या कहा था, मूल दाब। क्या कहा था इस दाब को, मूल दाब। और यह मूल दाब कैसा होता है, धनात्मक। तो धनात्मक मूल दाब के कारण ही वाहिकाओं में क्या होता है, जल का गमन होता है और जल क्या होता है, आगे बढ़ता है। इस जो मूल दाब का जो मान है, इसका मान 12 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। कितना हो सकता है, 12 एटमॉस्फेयर। यह बहुत ही अल्प मात्रा में है। छोटे पादपों के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन अधिक ऊंचाई वाले पादपों के लिए यह सफिशिएंट या यह पर्याप्त नहीं है। तो क्या कह रहा है ये जो मूल दाब है ये केवल छोटे पादपों के लिए सही है, जिनकी हाइट कम है उन पादपों में तो मूल दाब से काम चल जाता है। लेकिन जो पादप अधिक ऊंचाई वाले पादप है, उनमें जल का परिवहन
इस 12 ATM के दाब पे नहीं हो सकता। तो ज़्यादा ऊंचे दाबों में पादपों में इस प्रकार का दाब नहीं पाया जाता। वहाँ पे कौन सा दाब पाया जाएगा? भौतिक बल सिद्धांत। तो छोटे पादपों के लिए सफिशियंट है, लेकिन अधिक ऊंचाई वाले पादपों के लिए यह सफिशियंट है, पर्याप्त नहीं है। उनमें जल का परिवहन किससे होगा? भौतिक बल सिद्धांत से या वाष्पोत्सर्जन तनाव के सिद्धांत से काम करेगा। साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म पादपों में मूल दाब भी नहीं पाया जाता। तो हमने क्या देखा? जैव बल सिद्धांत, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। मूल दाब सिद्धांत, इस सिद्धांत का महत्व केवल कम हाइट के पादपों के लिए ही होता है। अधिक ऊंचाई वाले पादपों के लिए भौतिक बल सिद्धांत काम करता है, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।